आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में किस प्रकार से था। लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व की नीतियां। आपको ये बात पता होगा, जो डेवलपमेंट आप अभी कंट्री में देख रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट उस वक्त नहीं था। यानी उस वक्त गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो सारा का सारा इनकम एग्रीकल्चर बेस्ड था। यानी कि जो भी उनके आय के जो भी साधन थे सरकार के, वो सभी के सभी हमें कहाँ से मिलते थे? कृषि से मिलते थे। तो जरूरी है कि एग्रीकल्चर से यदि हमें इनकम मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर कहाँ पे की जाती थी? लैंड पे की जाती थी। तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं जिनसे गवर्नमेंट को काफी फायदा हो। क्योंकि अभी जितनी चीजें हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन के हजार तरीके हैं। उस वक्त ये तरीका नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, या फिर ब्रिटिश इंडिया से पहले भी। समझ रहे हैं आप? यानी कि 16th सेंचुरी से पहले भी इतना डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं था कि जिससे गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम हो कुछ अलग तरीके से भी हासिल किया जा सके। तो गवर्नमेंट का सारा सोर्स ऑफ इनकम, गवर्नमेंट की आय की जितनी भी तरीके थे, वो सभी के सभी इर्द गिर्द कहां पे घूमते थे? एग्रीकल्चर में, कृषि में घूमते थे, या फिर जमीनों के आसपास घूमते थे। ठीक है। तो देखिए क्या हो गया। 1771 आया। ठीक है। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया, यानी कि दीवानी अधिकार मिल गया। कहां से दीवानी अधिकार मिल गया? इलाहाबाद से। किस चीज पे अधिकार मिल गया? लैंड पे राइट्स मिल गया, यानी कि भूमि पे राइट्स मिल गया। तो देखिए, उसके पहले जो किसान थे, जो फार्मर थे, वो जो भी कृषि उपजाते थे, जो भी एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद जो भी कुछ अनाज, जो भी कुछ मिलता था उनको, उनका एक हिस्सा वो गवर्नमेंट को देते थे, सरकार को देते थे। बाकी 3 हिस्सा वो अपने पास रखते थे। कुछ सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी चीज को फॉलो की। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे तो घाटा होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे बिजनेस करने आई हैं, वो तो किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने जो रेट था, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो 1 पार्ट था, वो उसको बढ़ाया गया। अब उसको आधा किया गया, आधा से फिर कहीं कहीं पे आधा से भी ज्यादा कर दिया गया। तो इस तरह से किसानों का दमन, फार्मर का जो दमन था, वो वहीं से चालू हो गया। उसके बाद एक नई पॉलिसी लाया था। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी लाई थी। उस पॉलिसी का नाम था इजारेदारी। हिंदी में भी इजारेदारी और इंग्लिश में भी इजारेदारी ही है। ठीक है। दोनों में कोई चेंज नहीं है। इजारेदारी रूल कहा जाता है इसको। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था। तो इसमें क्या हुआ था, स्टोरी के तरह सुनिए। इसमें मैं कुछ लिखा नहीं हूं, क्योंकि ये चीज जो है यूपीएससी के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है। जो बातें अभी मैं जिसके बारे में बता रहा हूँ, यूपीएससी ने सिलेबस डिस्क्राइब किया है, उसमें ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने उसका नोट्स में लिखा नहीं है। तो ये जो प्रथा था, इजारेदारी प्रथा था, इसमें क्या होता था, इसमें क्या रूल था कि जमींदारों को, यानी कि जो लैंड लॉर्ड थे, वहां उनको 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए भूमि दे दी जाती थी, लैंड दे दिया जाता था। मतलब उस टाइम पे लैंड की नीलामी की जाती थी, है ना, ऑक्यूशंस की जाती थी उस टाइम पे। और 5 साल के लिए उनका जो रेट था वो फिक्स था, यानी कि जो लगान का जो रेट था, आप उसे टैक्स समझ लीजिए, लगान समझ लीजिए, वो फिक्स था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पॉलिसी अपनाया। इनसे अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि एक बार उसने लैंड दे दिया तो वो 5 साल तक तो वो फिक्स्ड हो गए। 5 साल तक उनको वही प्रॉफिट मिलने वाला है, और 5 साल में बहुत कुछ चेंजेस होता है। फिर उन्होंने इस चीज को चेंज किया। फिर वो 5 साल ना करके सिर्फ 1 साल कर दिए। मतलब हम आ जाओ, 1 साल के लिए हमारे से जमीन लेकर के जाओ, उस जमीन पे तुमको जिनसे खेती करवाना है उनसे खेती करवाओ। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज आपको हमें देना है। तो अब इनसे क्या हो गया? लेकिन इनसे भी क्या हो गया, इनसे भी अंग्रेजों को नुकसान हुआ, लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को अपना एक बजट बनाना पड़ता है हर एक साल का। तो उसमें बजट बनाने के लिए क्या प्रक्रिया थी? सेम जो अभी फॉलो होता है। हम बजट में क्या सोचते हैं कि हमारा इनकम सोर्स क्या है। जैसे कि आप घर पे हैं, है ना, तो आपके घर पे भी अगले साल के लिए या अगले महीने के लिए क्या क्या आने वाला है, ये चीज
किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके सोर्स ऑफ इनकम पे। गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो पूरा एग्रीकल्चर था, वो भी 1 साल के लिए उनको फिक्स्ड अमाउंट मिलता था। अगले साल वो फिक्स्ड अमाउंट क्या होने वाला है गवर्नमेंट को ये बात पता नहीं होती थी। तो इस तरह से वो अपना बजट नहीं बना पाते थे। जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते होंगे तो आपकी एक सैलरी फिक्स्ड है, तो आपने सोच लिया कि हाँ, इस साल में मेरी ये सैलरी होने वाली, तो इस सैलरी से मैं ये चीज परचेस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगले साल मेरी सैलरी में इतने इंक्रीमेंट आएगी तो हम ये परचेस कर सकते हैं। ये चीज आप सोच करके चलते हैं। लेकिन उस टाइम पे उनको ये पता ही नहीं होता था कि अगले साल हमें टैक्स में कितना पैसे मिलने वाला है, टैक्स कलेक्शन कितना होने वाला है। तो इसके कारण वो अपना बजट तैयार नहीं कर पाते थे। मतलब उनको क्या प्रॉफिट लॉस होने वाला है, इनका कुछ लेखा जोखा उनके पास नहीं होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको भी हटा दिया। ये जो प्रथा थी, ये जो रूल थे, इनको भी उन्होंने हटा दिया। अब इनको हटा दिया तो क्या लाया गया? इनको हटाने के बाद मुख्यतः अंग्रेजों के टाइम पे 3 तरह के सेटलमेंट, यानी 3 तरह के भूमि सुधार, जो भी आप मान लीजिए, वो लाया गया। जिसमें पहला था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, और इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। जमींदारी यानी कि लैंड लॉ। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ, किसके टेन्योर में हुआ? आप यहां पे नाम देख लीजिए कौन कौन थे इसमें शामिल। गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस, जॉन सोर और चार्ल्स ग्रांट। ये तीनों ने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 1790 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू किया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू हुआ। क्या होता है ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? अंग्रेजों ने क्या किया कि 10 साल तक जमींदारों को लैंड दे दिया, जमींदारों को भूमि दे दिया, और उससे कहा कि 10 साल तक जो है आप इसके ऊपर जो भी आपको काम करना है, करवाना है, वो आप कीजिए। सिर्फ यही नहीं किया, पहला काम क्या किया, एक जमींदार को 10 साल तक के लिए भूमि दे दी। दूसरा क्या किया, उनको उसका परमानेंट ओनर बना दिया गया, यानी कि अस्थाई रूप से उनको मालिक बना दिया गया। और जमींदारों को क्या कहा गया कि आप इस पे किसानों से खेती करवाओ, और उसका जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा हमें चाहिए। वो हिस्सा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम में गवर्नमेंट का फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया। यानी कि सरकार का किसानों के साथ जो भी कोई भी संबंध था, वो संबंध यहीं पे टूट गया। अब सरकार को किसानों से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, सरकार को किसानों से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सरकार को लेना देना किससे है? सरकार को लेना देना है सिर्फ और सिर्फ जमींदारों से, सिर्फ और सिर्फ जो लैंड ओनर है उनसे। तो अब इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ गया था? इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गया था कि गवर्नमेंट ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि आपको इतना अमाउंट हमें पे करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए, मैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये कहां कहां पे था। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में और नॉर्थ कर्नाटका तक फैला हुआ था। और पूरे ब्रिटिश इंडिया का 90% जो लैंड था इस चीज को कवर करता था। पूरा 19% लैंड इस चीज को कवर करता था। अभी इसमें क्या होता था देखिए, जो जमींदार होते थे, क्या जमींदारों को क्या कहा गया था कि किसानों की कुल भू राजस्व, यानी किसानों से आप जो भी वसूल रहे हैं उसका 10/11 भाग जो है आप हमें देंगे, और 1/11 भाग आप रखेंगे। इंग्लिश में भी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए क्या हो गया इस सिस्टम में, इस सिस्टम में यह प्रोसेस हो गया कि अंग्रेजों ने जमींदार को यह बता दिया गया, जमींदार को यह बताया कि ये जमीन अब आपकी है अस्थाई रूप से, यानी कि परमानेंट, इसका जो ओनरशिप है ये आपके पास है। तो परमानेंट ओनरशिप होने के कारण अभी जमींदारों को क्या फायदा हो रहा था कि वो अपने लैंड को बेच सकते थे या फिर लैंड को ट्रांसफर कर सकते थे। जैसा कि अभी यदि आप किसी परमानेंट जमीन के मालिक हो तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप उस जमीन को बेच सकते हैं, जमीन को रेंट पे दे सकते हैं, या जो करना है आप उस जमीन पे कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस वहीं पे हुआ। तो अब इसमें क्या हो गया, जो जमींदार थे वो किसानों से खेती करवाते थे, और उसका जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट का 10/11 पार्ट जो था वो कंपनी को दे दिया जाता था, और 1/11 पार्ट जो था
वो जमींदार खुद रखता था। लेकिन ये प्रॉफिट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको एग्जामिन करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए कोई भी अंग्रेज अधिकारी नहीं आते थे। तो इसमें होता क्या था कि जमींदार जो था किसानों से मनमाना कर, मनमाना टैक्स, मनमाना लगान वसूल करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, और अंग्रेजों ने यह साफ कह दिया था कि आपको जो भी पैसा वसूल करना है आप वसूल कीजिए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए वो फिक्स्ड अमाउंट आप हमें दे दीजिए। तो अब इससे क्या हो गया, जो भी, तो इनसे क्या हो गया, अब जो भी जमींदार थे, जो भी लैंड ओनर थे, वो किसानों के ऊपर अत्याचार करते थे कि आपको ये जो भी है ये खेती करनी है और इसका इतना पैसा देना है। अब दूसरी बात, सबसे पहले किसानों का कांटेक्ट, फार्मर का कांटेक्ट गवर्नमेंट से टूट गया, क्योंकि बीच में जो आ गए जमींदार आ गए, लैंड ओनर आ गए। दूसरी बात, अभी इसमें ऐसा भी होता था कि हर लैंड ओनर, सारे जमींदार एक जैसे तो नहीं होते होंगे, सारे जमींदार एक जैसे नहीं होते होंगे, क्योंकि कुछ लोग जो थे, कुछ लोग अच्छे भी होते होंगे। तो जो अच्छे जमींदार थे वो किसानों से उस रूप में लगान वसूल नहीं कर पाते होंगे जिस रूप में दूसरे जमींदार वसूल कर लेते थे। नॉट ऑडिबल भावना? कैसे क्या? आप क्या करो ना, फिर से रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करने के बाद आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा जहां पे आप ओनली लिसन पे क्लिक करो। ये भावना को प्रॉब्लम हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है? नकुल आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, बताइए। ऑडिबल है ना? भावना, उसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे ओनली लिसन पे क्लिक करना। या ऐप पे देख रही हो तो ऐप पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यदि मोबाइल यूज कर रही हो तो उसको रिफ्रेश करो। रणधीर आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना, क्लियर आ रही है, बस और क्या चाहिए। हाँ, तो आगे बढ़े। मैं क्या स्टोरी सुना रहा था कि देखिए, कुछ लिबरल भी होते होंगे, यानी कुछ जो लैंड ओनर थे, कुछ जमींदार थे, वो लिबरल थे, यानी कि उदारवादी थे। तो उन्होंने किसानों के प्रति उदारता दिखाई कि चलो भाई, किसी समय ये सूखा पड़ गया, किसान फसल नहीं उगा पाया, तो उसका जो है वो लगान हम माफ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता था, यदि जमींदार ने लगान माफ कर दिया तो जमींदार को तो लगान देना ही देना है किसानों को, और जो जमींदार लगान देने में फेल हो गया उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। आ रही है बात समझ में? उसकी जमीन सीधा नीलाम कर दी जाती थी, मतलब उसके जमीन को किसी दूसरे जमींदार के पास ट्रांसफर करवा दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्या हो गया इस प्रोसेस में? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रेश करके एक बार देखो ना। तुम एंड्रॉइड ऐप में देख रही हो क्या? 1991 तक रही? नहीं यार, कौन सी साइड में लिखा हुआ था बताओ, इसमें 19% था। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 1793 है ये, गलती से। अच्छा वो आपने बता दिया, इट्स 1793। ठीक है, 1993 तक कैसे हो सकता है? अंग्रेज तो चले गए थे 47 में ही। हाँ, सो द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू फार्मर्स। कितना पार्ट देना पड़ता था वो? 10,
डिवाइडेड बाय 1, 10/11 पार्ट जो था रेवेन्यू था कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11 पार्ट जो जमींदार थे वो खुद रखते थे। ठीक है। सो इस टाइम पे कंपनी का इनकम जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनको एक प्रॉपर पता चल गया था कि हमें इतना अमाउंट मिलने वाला है हर साल, और वो किसी ना किसी हालत में तो उनको मिलने ही वाला था। ठीक है, पहली बात ये चीज हो गई। दूसरी बात, कंपनी ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया, एक ऐसी सोसाइटी तैयार कर ली जो उसके लिए काम करे। यानी कि अब जो जमींदार है, जमींदार को फायदा हो रहा है, लैंड ओनर को फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंग्रेजों के पक्ष में चला जाएगा। और यही कारण है कि जब स्टार्टिंग में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस टाइम पे ये जो जमींदार थे ये भारतीयों का साथ ना लेकर के अंग्रेजों का साथ दिए थे। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम वाली चीजें नहीं पढ़ाई मॉडर्न हिस्ट्री में। पहले मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड पढ़ा रहा हूं कि स्वतंत्रता संग्राम आखिर हुआ क्यों, है ना। अभी तक जो 3 चैप्टर हमने पढ़ाया उसमें कुछ बैकग्राउंड्स आपको बताएं, ये अपना जो 4th चैप्टर है इसमें कुछ बैकग्राउंड आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या रीजन था कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लोग एकदम आग बबूला हो गए थे, लोग घर से निकल गए थे। तो ये सारी चीजें हम क्रमवार तरीकों से सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ेंगे। सो ये सारी चीजें थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के फीचर्स। अभी फीचर्स हैं तो अभी देख लेते हैं कि इनसे प्रॉफिट किनको किनको हुआ। सो पहला, लैंड लॉर्ड्स को क्या प्रॉफिट मिला। तो पहला प्रॉफिट यही था कि वो परमानेंट ओनर हो गए। परमानेंट ओनर हो गए इसका क्या मतलब है कि वो अस्थाई रूप से उसके मालिक बन गए। तो इसके कारण वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो बेच सकता था, खरीद सकता था, और अपने मतलब अपने बच्चों को वो ट्रांसफर कर सकता था। उनसे क्या हो गया, जमींदारों की जो इनकम थी वो भी अब बढ़ने लग गई। क्यों बढ़ने लग गई? क्योंकि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी के पास जमा करना पड़ता था, और यदि वो चाहे तो किसानों से एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले सकता था। तो इनसे उनका जो इनकम था, उनका जो आय था, वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया। सो और वो अच्छे जीवन जीने लग गए। अच्छे जीवन जीने लगने के बाद वो फिर अंग्रेजों के स्वामी बन गए, अंग्रेजों के भक्त बन गए, ऐसा मान लीजिए। और फिर कुछ जमींदार दोस्त थे वो गांव छोड़ करके वो शहर में भी चले गए अच्छी लाइफ के लिए। ये सारा एक प्रॉफिट हुआ था जमींदारों को, जमींदारों को एक प्रॉफिट मिला था। अभी सरकार को क्या प्रॉफिट मिला था? तो सरकार को यही प्रॉफिट था कि उसकी आय, जो उनकी जो इनकम थी वो फिक्स्ड हो गई, और फिक्स्ड होने के साथ साथ उसने एक ऐसा सोसाइटी तैयार कर लिया जो हर हालत में उसके साथ खड़ा हो। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे जमींदार जो लोग थे वो हमारे लोगों के साथ ना खड़े होकर के वो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके ऊपर जो वो पैसे खर्च करते थे कि जाओ किसानों से लगान वसूल करो, इनसे लगान वसूल करो, ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। क्योंकि अब कंपनी को जाना नहीं पड़ता था, अब जमींदार को खुद आना पड़ता था। और जो जमींदार टाइम पे नहीं आ पाता था, कंपनी उसके जो लैंड थी, उसकी जो भूमि थी, उसको नीलाम कर दी जाती थी। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए जो लैंड ओनर थे, जो जमींदार थे, वो टाइम टू टाइम कंपनी के पास जाकर के जो भी अमाउंट था, जो भी टैक्स था, जो भी लगान था, वो दे दिया करते थे। तो इससे कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट भी मिल गया, यानी कि एक प्रशासनिक जो लाभ है वो भी प्रशासनिक लाभ मिल गया। और फिर अंग्रेज जो कंपनी के जो लोग थे वो फिर दूसरे कामों में बिजी हो गए, क्योंकि अब तो उनको जमीन से कुछ लेना देना है नहीं, उनको तो घर बैठे पैसा आ रहा है, तो चलो अब वो दूसरे काम करेंगे। तो वो बिजनेस का, ट्रेड का, कुछ और दूसरा काम स्टार्ट कर सकते थे। इनसे उनको ये फायदा होता गया। तो आपने देख लिया किस प्रकार से इस व्यवस्था में जमींदारों को फायदा हुआ और सरकार को फायदा हुआ। किसानों को कोई फायदा हुआ क्या? नहीं, किसानों को तो कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो उनके पास उनकी खुद की जमीन है, यानी जमीन पे उनका कोई ओनरशिप नहीं है, उनको हर साल एक अमाउंट देना ही पड़ता था, और जमींदार जो थे उनसे अलग ही अमाउंट वसूल करते थे, और उनके साथ गवर्नमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था कि वो कुछ गवर्नमेंट को अपनी दुख दर्द बता सके। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। तो जो भी प्रॉफिट मिला था ये प्रॉफिट अंग्रेजों को मिला था, और अंग्रेजों के साथ साथ ये प्रॉफिट जो था जमींदारों को मिला। ठीक है, क्लियर। अब इनका ये प्रॉफिट हो गया, तो कुछ हानि भी हुई होगी, है ना। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के लॉस कुछ तो रहे होंगे। तो क्या लॉस थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के यही एक लॉस थे। सबसे बड़ा जो लॉस था, एक यही लॉस था कि किसानों का जो मालिकाना हक था,
यानी कि फार्मर्स का जो ओनरशिप था वो ओनरशिप खत्म हो गया। जमींदार उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत शोषण करते थे। उसके बाद जो लगान की जो अमाउंट था, यानी जो टैक्स का जो अमाउंट था वो काफी ज्यादा था। और जो जमींदार टाइम पे टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी जो जमीन थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सारी हानि थी। तो किसान दिन प्रतिदिन और भी निर्धन और भी गरीब होते चले गए, और जमींदार वर्ग एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जो अंग्रेजों का हर हाल में हेल्प करने के लिए रेडी था। तो इस व्यवस्था के बाद नई व्यवस्था आई, उसको कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। इंग्लिश में भी वही, हिंदी में भी वही। ये कहां पे चालू किया गया था, किसने चालू किया था? तो इसका नाम याद रखिएगा, मद्रास के जो गवर्नर थे, है ना, कौन? टॉमस मुनरो ने 1920 में रैयतवारी व्यवस्था को आरंभ किया। कहां कहां पे किया? मद्रास, बंबई और असम के कुछ भाग में इसको चालू किया गया। ठीक है। अभी देखिए रैयतवारी व्यवस्था में क्या होता था। पहले वाले जो व्यवस्था थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, उसमें जो जमीन का जो मालिकाना हक था वो जमींदारों के पास था। इसमें जमीन का जो मालिकाना हक है वो किसानों के पास है। उसमें किसानों का सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। इसमें किसान और गवर्नमेंट दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है। इसमें उन दोनों का जो है डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या हो गया? किसानों के पास मालिकाना हक आ गया। दूसरी बात, अभी इसमें भी सेम सिस्टम है। देखो, किसानों को कभी भी कहीं पे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, कभी भी फार्मर्स को किसी भी व्यवस्था में फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? किसानों को मालिक तो बना दिया गया, और उसको खुद जाकर के जो भी लगान था, जो भी टैक्स था, वो गवर्नमेंट के पास जाकर के देना पड़ता था। अब इसमें टैक्स का अमाउंट कैसे निश्चित करना था, टैक्स का अमाउंट कैसे फिक्स करना था? तो जिसके पास जितनी लैंड है, जितनी भूमि है, उस अकॉर्डिंग वो टैक्स अमाउंट फिक्स हुआ करता था। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें भी टैक्स अमाउंट फिक्स था। किसको कम देना पड़ता है, किसी को ज्यादा देना पड़ता है। और किसको कम देना पड़ता है, किसको ज्यादा देना पड़ता है, ये डिपेंड करता था कि जो लैंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो लैंड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, डायमेंशन जो है वो कितना है। लेकिन इसमें जो टैक्स था, इसमें जो लगान था, वो लगान काफी ज्यादा था। यानी कि लगभग 50%, इट वॉज वेरी हाई, अबाउट 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। यानी कि 50%, मतलब आधे से अधिक जो भी रेवेन्यू आ रही है वो फार्मर्स को, वो किसानों को, अंग्रेजों को, कंपनी को दे देना पड़ता था। अब तो इस टाइम पे कंपनी खत्म हो गई थी, इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गए थे, है ना। तो और ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर लगभग 51% जो लैंड था इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, वो कवर हो गया था। यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% जो भूमि थी वो ब्रिटिश इंडिया की 51% भूमि आ गई थी। तो ये है अपना रैयतवारी व्यवस्था। ठीक है। इसमें भी कुछ पूछना नहीं है आपको? कुछ पूछना है? चलिए, नेक्स्ट है अपना महलबाड़ी, है ना। इंग्लिश में भी वही और हिंदी में भी वही है, महलवारी सिस्टम। देखिए, महल का मतलब होता है मोहल्ला। आप इसको मोहल्ला कह सकते हैं ना, या चौल कह सकते हैं। चौल नहीं, इसको आप मोहल्ला ही कहिए। मोहल्ला एक बड़ा है, चौल एक छोटा शब्द है। तो ये एक मोहल्ला हो गया। अभी इसमें क्या हो गया? अच्छा, इसको किसने लाया? इसको लॉर्ड हेस्टिंग ने लाया। ठीक है। इसने मॉडिफाई किया। तो इसने मॉडिफाई किया तो ये कहां कहां पे हुआ? ये सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ मध्य प्रदेश में, पंजाब में और आगरा में। तो ब्रिटिश इंडिया का कितना परसेंट लैंड इसके अंदर कवर हो गया? 30% लैंड कवर हो गया। इस सिस्टम में क्या किया गया? देखिए, एक गांव को चुन लिया गया। मान लीजिए कि कोई एक गांव है, उस गांव को महल कहा गया या महाल कहा गया। ठीक है। स्टेट, ESTAT, उसे स्टेट कहा गया। तो अब क्या था? अब पहले बारी में क्या हुआ था? पहले वाले सिस्टम में ओनर कौन था? लैंड जमींदार था। दूसरे वाले सिस्टम में ओनर कौन था? सीधे फार्मर, यानी कि किसान हो गया था। अभी तीसरे वाले में क्या था? तीसरे वाले में देखिए ओनरशिप थोड़ा इसमें यहाँ पे चेंज किया गया। इसमें क्या हो गया कि जैसा कि कोई ग्राम है, एक कोई गांव है, उस गांव में किसी को मुखिया चुन लिया गया कि हाँ भाई, आप इस गांव के प्रमुख हो। तो अब गांव का प्रमुख है। ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर जमीन पे, पर्टिकुलर लैंड पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। अब एक गांव का प्रमुख है, गांव में जितने भी किसान हैं, सारे किसानों ने मिलकर के उस प्रधान के साथ
उस हेड के साथ ये फिक्स कर लिया कि हमें इस साल इतना टैक्स, इतना कर जो है, इतना लगान जो है वो हम सरकार को दे सकते हैं। यानी कि अब जो एक कर जो थी, जो लगान जो था, वो किसी एक को ना देना दे करके पूरे गांव को मिला करके देना पड़ता था, है ना। पूरे गांव को मिला करके ये टैक्स देना पड़ता था। किनको? अंग्रेजों को। आगे बात समझ में? इस प्रथा में ये हो रहा था, ये सिस्टम था इसमें। यानी कि इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या महाल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे। मतलब अब किसी एक को ना देकर के, अभी तो ये जो था, ये जो प्रमुख था, यानी ये जो हेड था, गांव का जो भी हेड, गांव का जो भी मुखिया था, वो क्या करता था? वो किसानों से कर वसूल करता था और वो सारा कर जाकर के सरकार को देता था। तो इस प्रकार से ये पद्धति चली। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया कि किस प्रकार से लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश रूल में था, भारत में अंग्रेजों की किस प्रकार से भू राजस्व की नीतियां थी। तो अब इस नीतियों से आप इस चीज को पढ़ करके अब आप क्या समझ सकते हैं, मुझे ये बताइए। इसमें कोई डाउट है? कोई कुछ रह गया हो, बताइए। ये 1911 के बाद इसको लाया गया था, 1911। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं क्वेश्चंस लाया नहीं हूं, मैं नेट से क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है। हम लोग नेट से क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देंगे इस चैप्टर का। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, पहले मुझे क्वेश्चन फाइंड आउट करने दीजिए। हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रैयतबारी सेटलमेंट? निम्नलिखित में से कौन से कथन रैयतबारी व्यवस्था के लिए सही है? पहला है, द जमींदार वॉज रिस्पॉन्सिबल टू पे लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट। यानी कि जमींदार को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था रैयतवारी सिस्टम में। सही है या गलत? इसमें नहीं करना पड़ता था, है ना, वो परमानेंट सेटलमेंट में करना पड़ता था। सेकेंड वन, अ पट्टा वॉज मेंटेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि लैंड रेवेन्यू के लिए, मतलब लैंड की जो भी रेवेन्यू होती थी, वो मेंटेन एक पट्टा के द्वारा किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड नेचर ऑफ द क्रॉप ग्रोन। बिल्कुल, अब ये बेस होता था, क्योंकि इस टाइम पे इस पे बेस नहीं था, वो किस पे बेस था? वो इस लैंड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ क्रॉप ग्रोन। इस पे बेस था क्या? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिखा आप लोगों को? हेलो?
गलत है बी आंसर अनिल। आपने वो देख करके बोल दिया, रॉन्ग आंसर था उसमें लिखा हुआ। ठीक है, मैंने अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। हाउ डिड ब्रिटिश लैंड पॉलिसी अफेक्ट द इंडियाज रूरल लैंडस्केप डिस्कस, यानी कि ब्रिटिश भूमि की नीतियों ने भारत के ग्रामीण परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। हाँ, क्वेश्चन समझा है? सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, हम इसके आंसर को अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग कुछ पॉइंट बताइए जिसपे हम इस चीज को डिस्कस कर लें। तो इस क्वेश्चन की बॉडी कैसी होगी बताइए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो अब तो आप लोगों को आना चाहिए बॉडी बनाने के लिए आंसर का। हाँ, इसमें ये सारे अरेंजमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि ब्रिटिश काल के दौरान, यानी कि ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश इंडिया में किस प्रकार की लैंड पॉलिसी बनाई गई थी। जो 3 लैंड पॉलिसी है, आपको इंट्रोडक्शन में उस तीनों लैंड पॉलिसी का नाम लिखना है। हम्म, अब ये तीनों लैंड पॉलिसी एक के बाद एक आती गई, और एक के बाद एक आने के कारण, देखिए कोई भी नई चीज आती है तो नई चीज तभी आती है जब पुरानी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ कमी हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप परमानेंट सेटलमेंट से किसी दूसरे सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो ये सीधी सी बात होती है कि आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की कमियों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। यानी कि आपको इनकी हानि जो है, इनके जो लॉसेस हैं, उनके बारे में भी बात करना पड़ेगा। मेरे स्लाइड में एक पूरा स्लाइड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के लॉस के ऊपर है। लॉस के ऊपर क्या हुआ, देखिए प्रॉफिट तो हुआ, गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ उसके लॉसेस भी थे। और देखिए लॉस होने के बाद कुछ ऐसे भी अंग्रेज आए जो बाय नेचर थोड़े उदार थे, बाय नेचर थोड़े लिबरल थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज करने की भी कोशिश की, कुछ पॉजिटिव चेंज करने की भी कोशिश की। तो पॉजिटिव चेंज करने का ही कारण था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को खत्म करके कोई दूसरा सेटलमेंट सिस्टम भी लाया गया। तो आपको ये चीज को भी वहां पे दर्शाना पड़ेगा, वो डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी बात, ग्रामीण परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया, ये जो है आपके मेन क्वेश्चन का की पॉइंट्स है। यानी कि दिस पॉलिसी हाउ अफेक्ट द इंडियन रूरल लैंडस्केप। तो देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, उससे जो ग्रामीण जो परिसंस्थाएं थी हिंदुस्तान की, इंडिया की, उसको इफेक्ट तो किया। क्योंकि उस स्लाइड में मैंने सीधा ये मेंशन किया कि बहुत सारे जो जमींदार थे, वो जमींदार क्या हुए, गांव छोड़ के वो शहर में चले गए।
क्यों शहर में चले गए? क्यों गांव में उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था क्या? नहीं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, है ना, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए वो शहर में चले गए। तो आपको ये भी वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि एक मतलब इस सिचुएशन में एक लोग ऐसे थे कि जिनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई हो रहा था, और दूसरे लोग ऐसे थे जो फार्मर्स थे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड काफी गिर रहा था। तो किस प्रकार से इसने ग्रामीण परिदृश्य को प्रभावित किया, आप इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इसका कंक्लूजन में आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में आना ये पड़ेगा कि इस टाइम पे देखिए, पहली बार जो सिस्टम थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि जब आप जमीन के मालिक बन जाते हैं तो जमीन का देखभाल भी आपको करना पड़ता है ना। आप सोचते हैं कि हम जमीन का देखभाल करेंगे, तो आप यह भी सोचते हैं कि किस प्रकार से हम जमीन का देखभाल करें ताकि उसे ज्यादा अनाज उपजे। तो जो जमींदार थे वो जमीन का देखभाल भी करते थे, वो नए नए तरीके निकालते थे कि किस प्रकार से ज्यादा अनाज आए और ज्यादा हमें फायदा हो। क्योंकि अनाज कितना भी ज्यादा आए उससे अंग्रेजों को कुछ लेना देना नहीं था, अंग्रेजों को एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए रहती थी, बाकी आपको जो आए वो सब रख लो। तो आप इनके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने मेंस के इतने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, बहुत कम बच्चों ने मुझे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहा या लिखना नहीं चाहते, टाइम नहीं मिलता, क्या हो क्या रहा? आप लोगों ने क्वेश्चन देखा अपने अपने स्टेट पीसीएस का? दूसरी बात, अभी आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखिए, इस चैप्टर से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप देखिए वो आपसे बन रहा है या नहीं, और अपने स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चंस को देखिए बन रहा है क्या नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं, मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, या आपका पढ़ना तभी सफल होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आप लोग देखते नहीं है क्वेश्चंस। अभी तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा, कोई नहीं अभी तक आया मेरे पास कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था इस चैप्टर का जो चैप्टर आपने कवर किया है, और इसका ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा कोई बात ही करने नहीं आता मेरे पास। कैसे होगा फिर पढ़ाई? सिर्फ मैं ही आपको पढ़ाता रहूंगा, आप यदि नहीं पढ़ेंगे तो? मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है यार, एग्जाम तो आपको देनी है, एग्जाम आपको देना है, आपको करियर बनाना है। मैं सेटल हो चुका हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, कल भी लेक्चर लूंगा मैं, कल भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्लास होगा, ठीक है। अब इस तरह से खत्म करते करते छोटे मोटे चैप्टर जो भी है वो ऑटो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा नहीं है, देखिए पॉलिटी में ना बहुत चैप्टर्स हैं, और पॉलिटी में बहुत कॉन्सेप्ट भी है, बहुत चीजों को समझना पड़ता है। अभी हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नहीं है, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट लेस वाली चीज है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी से ही हमने 3 4 पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, टोटल चैप्टर है ही कितना मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए, तो मिलते हैं। मैंने क्या सोचा, मैंने प्लान किया है कि आपको 20-20 ईयर्स की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। जब मैं फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूंगा तो उसमें 20-25 ईयर्स को लेकर के पढ़ाऊंगा कि इस ईयर्स से ईयर्स तक क्या हुआ था, उसके बाद उस ईयर से उस ईयर्स में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए। इस तरह से शायद कोई नहीं पढ़ाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही पढ़ाऊं उस तरह से, ताकि आप लोगों को मजा आए, ईयर भी याद हो जाए और चीजें भी समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाय, गुड नाइट।